नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। महाराष्ट्र में अर्बन नक्सल पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मांगी लिस्ट। संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जांच को बताया झूठ, कहा जुमलेबाजी बंद करो। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दाव, दलित छात्रों के लिए किया अम्बेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान। पेपर लीक पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान, कहा पेपर लीक में आरजेडी के लोग आए हाथ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा हमला, 6 सैनिकों की मौत, 8 घायल। यूक्रेन का रूस पर 9/11 जैसा हमला, 6 इमारतों को बनाया ड्रोन से निशाना। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उन शहरी नक्सली संगठनों की लिस्ट उपलब्ध कराने को कहा है जिन्होंने उनके मुताबिक राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था। उनकी मांग ऐसे समय में आई जब एक दिन पहले महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने विधानसभा में आरोप लगाया था कुछ ऐसे संगठन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे जिन्हें महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी सरकार और केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा शहरी नक्सलियों का मुखौटा संगठन घोषित किया गया था। बिल्कुल है, महाराष्ट्र में बनावटी दवाएं बड़े पैमाने में बेची जा रही है। सरकार का उसमें पूरा इन्वॉल्व है और सरकार के इन्वॉल्व के वजह से आज लोगों की जान खतरे में आई है। तो सरकार भ्रष्टाचार में इतनी लुप्त है कि उनके लोगों के जिंदगी से जीने का भी कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से सरकार यहाँ हरियाणा सरकार ने आईएनएलडी सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका अंतिम संस्कार आज सिरसा में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक प्रदेश में 20 से 22 दिसंबर तक राष्ट्रीय शोक रहेगा। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति के योद्धा रहे। किसानों की लड़ाई, किसानों की बात निरंतर अलग अलग राजनीतिक मंचों से उन्होंने सदैव उठाई। यकीनन उनके जाने से प्रदेश की राजनीति को एक अपूरणीय क्षति पहुंची है। कुमारी शैलजा जी हमारे सब साथी विधायक और कांग्रेस के सब साथी आज इस अंतिम यात्रा में उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। राजनीति में विरोध हो सकता है पर प्रदेश की तरक्की का लक्ष्य एक होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि उनका परिवार और सहयोगी उनके दिखाए हुए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने निशाना साधा है। प्रवीण ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और अपनी संभावित हार को देखते हुए आम आदमी पार्टी के लोग और अरविंद केजरीवाल और उनके नेता एक ही काम में जुटे हुए, वो काम है भ्रम फैलाना। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है और अपनी संभावित हार को देखते हुए आम आदमी पार्टी के लोग, अरविंद केजरीवाल और उनके अन्य नेता अब एक ही काम पर जुट गए हैं, वो है भ्रम फैलाना। और भ्रम फैलाने के लिए वो दिल्ली के लोगों को किसी भी स्थिति से भ्रमित कर सकते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब कोरोना आया तो हमारे सारे पूर्वांचली भाइयों को दिल्ली में कोरोना के भरोसे अरविंद केजरीवाल ने छोड़ दिया। भाजपा की सरकारें थी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, जिन्होंने व्यापक बंदोबस्त किए। केंद्र सरकार ने बंदोबस्त किया और पूर्वांचली भाइयों को न केवल उनके गंतव्य तक छोड़ा बल्कि रास्ते में उनके खाने पीने की और अन्य सारी प्रकार की व्यवस्थाएं की। तो पूर्वांचल के भाई जिस प्रकार से विभिन्न राज्यों में जाकर के श्रम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग केवल उनको वोट की मशीन समझते हैं और इसीलिए वो उनके जरिए से दिल्ली में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। पर अरविंद साहब दिलाते हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से कटने नहीं दिया जाएगा। भाजपा जो साजिश रच रही है इसका घर घर जाकर हम पर्दाफाश करेंगे। पूर्वांचल के सभी लोगों को ये पता लग गया है कि कौन उनके लिए, उनके उत्थान के लिए काम करता है और कौन उनके जरिए वोट साधने की कोशिश करता है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का चेहरा
अब पूरी दिल्ली के सामने आ गया है और पूर्वांचल के हमारे जितने भी भाई बहन हैं वो निश्चित रूप से इस चेहरे की हकीकत को समझ चुके हैं। हाल ही में देश में कई जगहों पर पुराने मंदिरों को खोज कर बाहर निकाला जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर छुपा दिए गए थे। इस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस पर असहमति जताई है। इसको लेकर अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, मैं मोहन भागवत के बयान से सहमत हूँ। रोज मंदिर खोजने का जो नाटक चल रहा है, इससे देश को खतरा है। राम मंदिर एक आंदोलन रहा इस देश का। मैं मानता हूं इस आंदोलन में और राम मंदिर के निर्माण में सभी का योगदान रहा है। सिर्फ बीजेपी का या मोदी जी का योगदान नहीं था। मोदी वहां कहीं नहीं थे, उसमें आरएसएस थी, बीजेपी के लोग भी शामिल थे। नहीं, अडवाणी जी थे, शिवसेना थी, विश्व हिंदू परिषद थी, बजरंग दल थे। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल थे उसमें। मैंने देखा है, अगर नरसिंह राव जैसे नेता नहीं होते केंद्र में या डॉक्टर शंकर दास शर्मा जी नहीं होते तो मंदिर बनता ही नहीं, आज मंदिर होता ही नहीं। तो ये बाद में राम को मोदी ने लाया, मंदिर मोदी ने बनाया, ये जो है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात सही है कि मंदिर बनाने से कोई नेता नहीं होता। देश एक मंदिर है, देश को बनाइए। मंदिर में हर मस्जिद में मंदिर और दर दिन ये चुनाव आया तो मस्जिद खोदो, ये खोदो, वहां मंदिर है, वहां मंदिर है। ये जो नाटक चल रहा है ना, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं सरसंघ चालक की जो बात है उससे मैं सहमत हूं, पूरा देश सहमत है। लेकिन हमारा ये भी कहना है कि भागवत साहब, ये लोगों को सत्ता पर लाकर बिठाने वाले भी आप ही है, तो जिम्मेदारी आप भी लीजिए। हस्तशिल्प पर जीएसटी करने पर पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने कहा है, जो कश्मीर का सरमाया है, आज आप जीएसटी 28% बढ़ाते हैं तो इससे हमारी सनत खुद ही मर जाएगी। बागवानी जमीन पर विकास कार्य करके उसे खत्म करने की कोशिश हो रही है और शॉल तथा हस्तशिल्प पर जीएसटी लगाकर इसकी सनत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों ही चीजें जम्मू कश्मीर को मुश्किल समय में जिंदा रखती हैं। मेरा उमर साहब से अनुरोध है कि आप इसे बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। जो कश्मीर की शिनाख्त है, कश्मीर का सरमाया है, तो आज जब आप जीएसटी बढ़ाते हैं 28%, तो उससे ये जो हमारी सनत है खुदा ना खास्ता ये खुद ही मर जाएगी। जैसे हॉर्टिकल्चर की जमीनों को पे ये जो डेवलपमेंट वर्क्स करके रेलवे लाइन हो, रिंग रोड है, दूसरा करके उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ से जीएसटी शॉल्स के ऊपर, हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर लागू करके इस सनत को भी खत्म करें। यही दो सनतें हैं जिन्होंने चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, जम्मू कश्मीर को बहुत मुश्किल वक्त में जिंदा रखा। तो मेरी बहुत महत्वपूर्ण गुजारिश है उमर साहब से कि ये हमारा सरमाया है। आपके पास कुछ 50 एमएलए, एक मेजॉरिटी है, आपके पास 3 मेंबर पार्लियामेंट है लद्दाख को लेके। तो मेहरबानी करके खुदा के लिए हमें बताइए सैटेलाइट टाउन्स में किन को बसा रहे हैं। हमें बताइए कि हमारे जो हमारी हॉर्टिकल्चर की सनत है उसको बचाने के लिए अब क्या कर रहे हैं। ये जो जीएसटी 28% की बात हो रही है, इस सनत को शाहतूस तो खत्म कर दिया, इस सनत को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं हमें बता दें, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो इसको बहुत ही तजज्जुब का शिकार हो गए हैं, हमारे पास है ही क्या, बचा ही क्या है। अगर हमारा हॉर्टिकल्चर भी खत्म हो जाता है, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स भी खत्म हो जाता है, तो फिर हम सिर्फ टूरिज्म के ऊपर, और शायद कहीं ना कहीं मरकजी सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो अपनी इनके हाथ में जो है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है चाहे हमारे हाथ में जो हैंडीक्राफ्ट्स है, उसको खत्म करके जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ टूरिज्म पे निर्भर करें, उस पर डिपेंडेंट करें, ताकि जब वो चाहे टूरिस्ट भेजे, जब वो चाहे, ताकि खुदा ना खास्ता जो जम्मू कश्मीर, जो हमारे बाकी स्टेट्स के मुकाबले में अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क, हमें जमीन, हमें सर पे छत दी है, कहीं खुदा ना खास्ता हम भी अल्लाह ताला ना करे भिखारी ना बन जाए। तो मुझे उम्मीद है कि उमर साहब इसकी तरफ खास तवज्जो देंगे और इन सारे जो लोगों के दिल में खदशात है उनको दूर करेंगे। बीजेपी नेता नव्या हरिदास द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा की वायनाड जीत को लेकर केरल हाईकोर्ट में चुनौती देने पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट कोई भी जा सकता है। जब से प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में आई हैं, वो प्रभावी ढंग से बोल रही हैं और बीजेपी पर हमला कर रही हैं।
उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद थी कि वो मामले गढ़ेंगे, जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ भी मामला बनाया है। अगर मामला अदालत में है तो वो देखेंगे कि मामला सही है या नहीं। ठीक है, कोई भी जा सकता है और हमको तो पता ही था। देखिए, ये प्रियंका जी भी जब से संसद में आप आई हैं बहुत प्रभावी तरीके से वो बोल रही हैं, बहुत तीखे तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रही हैं। तो हम लोगों को तो लग ही रहा था कि कोई न कोई मनगढ़ंत ये केस निकालेंगे। अभी आपने देखा राहुल जी का एक वाकया, उन्होंने उसका बिल्कुल कहानी दूसरी बना दी, उसी तरह करेंगे ये, क्योंकि घबराए हुए डरे हुए हैं, इसलिए इस तरीके की वो चीजें अपनाते हैं। और अगर कोर्ट में गया है तो कोर्ट देखेगा ये सही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी की खबर सामने आने के तत्काल बाद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जांच की खबर को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है तो ईडी उसकी कॉपी क्यों नहीं दिखा रही है। देखिए, ये एक झूठी और बेबुनियाद खबर सुबह से चल रही है। मुझे नहीं मालूम कि इसका सोर्स क्या है। अगर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना जी ने किसी प्रकार का कोई मंजूरी का पत्र दिया है तो मैं कह रहा हूं उसको दिखाइए, सार्वजनिक कीजिए। कहां है वो मंजूरी का पत्र? ईडी को मुकदमा चलाने की कोई मंजूरी अगर उन्होंने दी है तो उसका पत्र दिखाइए ना। तो ऐसी बेबुनियाद खबरें चलाने के पहले मेरे ख्याल से तथ्य और प्रमाण होना जरूरी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई पत्र एलजी सक्सेना ने नहीं दिया। हालांकि आप इससे डिनाई कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव किसी भी दिन डिक्लेयर हो सकता है। उससे पहले अगर आपके मुखिया को, मैं कह रहा हूं पहले पत्र आएगा तब तो कोई जवाब देंगे। आप एलजी सक्सेना का पत्र दिखाइए, पत्र पहले आने दीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। इस दौरान केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा है कि 3 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया था। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं 2-2 डबल पीएचडी करी, 2-2 डॉक्टरेट हासिल की और उन यूनिवर्सिटी से की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है और उनको पैसे की किल्लत हुई। लेकिन आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज़ाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैं पूरे दलित समाज के लिए ये घोषणा कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की, कि किसी भी बच्चे को विदेश में आप बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए पदचिन्हों पे चलिए, उनके बताए हुए उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हासिल करने की कोशिश कीजिए। आपका साथ हम देंगे। कुछ लोगों का प्रश्न था कि सरकारी कर्मचारी जो दलित समाज के लोग सरकार में हैं, क्या सरकारी अफसरों के ऊपर भी ये योजना लागू होगी? जी हाँ, लागू होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई सरकारी कर्मचारी भी जो ईमानदारी से काम करते हैं वो भी अपने बच्चों को विदेशों में बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाने की हैसियत रखते हैं, उन पे भी ये योजना लागू होगी। तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने उनका मजाक उड़ाया, उसका जवाब आज हम इस योजना से पूरे दलित समाज के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय 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 भीम। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार में पेपर लीक पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में पेपर लीक मामले में आरजेडी के लोगों की संलिप्तता है। बिहार में पेपर लीक में आरजेडी के लोग शामिल होते हैं। तेजस्वी यादव के प्रीतम का जो पेपर लीक में नाम आया है, आज तक आरजेडी जवाब क्यों नहीं दे पा रही है?
राजद वही लोग हैं जो अराजकता फैलाया, बिहार के बच्चों को पलायन के लिए विवश किया, पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया और नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाया। आज पेपर लीक में राजद के लोगों का बड़ा हाथ रहता है। हमने तो प्रश्न उठाया था, आज उनके पीएस प्रीतम पर आज तक क्यों नहीं जवाब दे पाए। और अभी कई ऐसे मामले हैं, हर पेपर लीक में और आउटसोर्सिंग की बहाली में राजद के लोगों की संलिप्तता है। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता है, प्रतिभा को दमन करता है और बच्चों के बीच उन्माद पैदा करके बिहार में अराजकता फैलाता है। बिहार भाजपा अध्यक्ष और राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कल एनडीए की बैठक हुई। हमारे सभी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन प्रत्येक जिले में होने वाले हैं। कल रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। 15 तारीख से हम बगहा से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस बैठक में किसी चेहरे या नेतृत्व पर चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का चेहरा और नीतीश कुमार हमारे नेतृत्व के नेता हैं। हमारा काम है संगठन को मजबूत करके 2025 के चुनाव की तैयारी करना। देखिए, मैं बता रहा हूँ, कल एनडीए की बैठक हमारे सभी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन प्रत्येक जिला में होने वाले हैं और इसकी सूचना मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले भी सब लोग मिलकर दिए थे। तो कल वही रणनीति तय हो रहा था कि किस तरह से हमारा कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बनाना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो है हमारा कल बैठक था। 15 तारीख से बगहा से हम शुरुआत कर रहे हैं। उसके लिए हमारा सारा मैनेजमेंट का बारे में कल तय हुआ। इसमें कोई चेहरा नेतृत्व पर उसमें चर्चा नहीं होता है, क्या हम लोग छोटे चीज़ हैं। लेकिन पहली बार हो रही है कि कोई मैं बताता हूँ ना, होल्डर एनडीए के नीतीश जी का तो चेहरा है ही, जुट रहे हैं और जिला कार्यकर्ताओं नीतीश जी का चेहरा है और नीतीश जी हमारे नेतृत्व के नेता हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर हम लोग प्रदेश अध्यक्ष, तो केंद्रीय नेतृत्व का काम है, हम लोग तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जुडिक्शन है हम लोग का अपना। हम लोग का काम है संगठन को मजबूत करके 2025 के चुनाव की तैयारी करना, यानी सेना और फौज को तैयार करना। और उसके बाद तो जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व हैं वो उन सब स्तर पर सारी बातें होती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष लगातार उनसे इस्तीफे की और माफी की मांग कर रहा है, जिस पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि जब वो बोल रहे थे तो हम वहीं मौजूद थे। वो बता रहे थे कि कांग्रेस ने परत दर परत बाबा साहब के साथ कैसा व्यवहार किया है। बाबा साहब को 40 साल भारत रत्न नहीं मिला। कांग्रेस के लोग खुद प्रधानमंत्री होकर भारत रत्न ले लेते थे। उन्होंने कहा कि जब जनता दल की सरकार आई तब जाकर उन्हें भारत रत्न दिया गया था। मैंने कहा ना, कुछ बचा है। हम लोग तो थे सदन में जब बोल रहे थे। वो परत दर परत जो कांग्रेस ने किया बाबा साहब के साथ, वो बता रहे थे। सुनिए ना उनका पूरा। बाबा साहब को 40 साल भारत रत्न नहीं मिला, जो खुद प्रधानमंत्री होकर के भारत रत्न ले लेते थे, खुद कांग्रेस के लोग। और जब जनता दल की सरकार आई 90 में, नीतीश कुमार जी भी उसमें मंत्री थे, तब जाके भारत रत्न मिला। तो क्या बोलेंगे? लगातार चर्चा हो रही है 2025 के चेहरे को लेकर के। कोई चर्चा नहीं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर शुक्रवार की सुबह हुए गैस टैंकर हादसे में मरने वालों की संख्या 14 पहुंच गई है, जबकि कई घायलों की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 13 घायलों की एसएमएस अस्पताल और एक की जयपुरी अस्पताल में मौत हुई है। इस हादसे में करीब 35 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना थी, एक ऐसी भयावह घटना जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। कल सुबह जब 6 बजे के पास हमारे पास समाचार आया और पहला मरीज आया था, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी। उसी समय चिकित्सा प्रशासन ने सभी को हाई अलर्ट पे कर दिया था और इसी कारण से जितने भी पेशेंट्स से आए, तो कल कुल मिलाकर अपन बात करें तो 5 डेड बॉडीज नीचे इमरजेंसी में आई थी और उसके अलावा अपन ने 35 जनों को वहाँ पर एडमिट किया था। उनमें से काफ़ी सीरियस भी थे। तो आज सुबह तक 8 पेशेंट की डेथ हो गई थी। तो इस तरह से 13 डेथ अभी तक हो चुकी हैं और एक पेशेंट जो जयपुरी अस्पताल में ब्रॉड डेड आया था, तो 14 डेथ अभी रिपोर्टेड हैं। अभी हमारे पास 26 पेशेंट्स एडमिटेड हैं और उनमें से कुछ पेशेंट्स काफ़ी सीरियस हैं, कुछ को वेंटिलेटर पर लेना पड़ा है। चिकित्सालय प्रशासन पूरी तरह से इस पर अपना ध्यान रखे हुए है और एक
कॉमन टीम बनाकर, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी 1 वार्ड तो देख ही रहा है, उसके अलावा जनरल सर्जरी, NHS डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट, सभी के डॉक्टर्स उसमें लगे हुए हैं कि मरीजों को किस तरह से बेहतर इलाज मिले और मॉर्टेलिटी को कम किया जाए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कहा है, संसद में जो प्रकरण हो रहा है, सत्ता पक्ष जिस प्रकार से बाबा साहब को अपमानित करने का काम कर रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। गृह मंत्री जी अंबेडकर साहब के प्रति जो भाव रखते हैं सदन के अंदर वो उनकी जुबान पर आ गया। पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। पूरे देश में आज लोग आंदोलन कर रहे हैं। देश में पहली बार संसद के अंदर सत्ताधारी पक्ष के सांसदों ने उन्माद किया है। समाज में धर्म, जाति, भाषा के नाम पर अगर कोई लोगों को बांटना चाहता है तो देश का नुकसान कर रहा है। मैं तो चाहता हूं कि देश में जो हमारी परंपरा है, जो संस्कार, इतिहास रहा, अमन, चैन, भाईचारे, प्रेम का, उसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो संसद में प्रकरण हो रहा है, जिस प्रकार अंबेडकर साहब को अपमानित करने का काम सत्ताधारी दल कर रहा है, गृह मंत्री जी सदन के अंदर अंबेडकर साहब के प्रति जो भाव रखते हैं उनके जमा पे आ गए। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार अंबेडकर साहब जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उनके प्रति आप अपमान वाले भाव रखते हो तो देश में ठेस पहुंचे लोगों को। पूरे देश में आज आंदोलन लोग कर रहे हैं, तो ये घमंड और अहंकार का परिचय है जहां पर भाजपा ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अंबेडकर साहब के लिए किया। और लोकसभा के अंदर देश में पहली बार संसद के अंदर सत्ताधारी दल के सांसदों ने अपवाद किया है। राहुल गांधी जी खड़गे जी को संसद में घुसने से रोका और उसके ऊपर जाके झूठे केस दर्ज कराए हैं राहुल जी के ऊपर। ये उनकी घबराहट का एक परिचय है। और गृह मंत्री जी के बयान में जो थूथू हो रही है, उसे जान बचाने के लिए इस प्रकार का पूरा नाटक रचा गया है। ये जो नाटक किया है, ये सिर्फ भाजपा अपनी खाल बचाने के लिए कर रही है। वो एक्सपोज हो चुके हैं। संविधान और अंबेडकर साहब के प्रति जो उनकी भावना है वो देश जान चुका है। राहुल गांधी जी को टारगेट कर अपनी जान बचाने के लिए और जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में 16 सैनिकों की मौत हो गई जबकि 8 घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और तलाशी अभियान जारी है। दरअसल ये हमला दक्षिण वजीरिस्तान के माकिन के लेटासर इलाके में पाकिस्तान की सुरक्षा चौकी पर हुआ है। आतंकी हमले की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि किसी भी संगठन ने फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा इलाका है जहां आए दिन हमले होते रहते हैं। यहाँ हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान इन हमलों के लिए तहरीक-ए-तालिबान यानी TTP को ठहराता रहा है। साथ ही यह भी आरोप लगाता है कि अफगान तालिबान सरकार अफगानिस्तान में TTP के लड़ाकों को पनाह दे रहे हैं। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर ने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान सरकार के साथ बातचीत ही क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। अली अमीन इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। पाकिस्तान में धमाके और हमले की खबर आम है। कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ था। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर जोरदार धमाका हुआ था जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। पाकिस्तान के शांत नॉर्थ वजीरिस्तान में हुए बम धमाके में 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी जबकि कई घायल हो गए थे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में एक स्कूल के पास बम धमाका हुआ था। इस धमाके में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। यूक्रेन लगातार रूस के शहरों पर बम बरसा रहा है। अमेरिकी मदद और विनाशकारी मिसाइलों के इस्तेमाल की बाइडेन प्रशासन से इजाज़त मिलने के बाद यूक्रेन और ज़्यादा घातक हो गया है। खबरों के मुताबिक आज यूक्रेन ने रूस पर 9/11 जैसा हमला किया है। यूक्रेन सेना ने कजान की 6 इमारतों पर ड्रोन अटैक किया है। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। हमले के बाद इमारतों को खाली करा दिया गया है और स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। एक हमला तो उस समय हुआ जब हमले के बाद बचाव कार्य चल रहा था। वही एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यूक्रेन सेना ने करीब 8 ड्रोन से 6 इमारतों को निशाना बनाया है। लगातार हो रहे हमलों की वजह से रूस के अंडरग्राउंड शेल्टरों में रहने को मजबूर है। कजान शहर के मेयर ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए कहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ड्रोन्स ने कामलेव एवेन्यू, क्लारा जेटकिन ट्रिस्ट, युकोजिस्काया,
खादी तख्ताश और कासन्या पोजित्सिया की इमारतों को निशाना बनाया है। 2 और ड्रोन ने एक घर को निशाना बनाया है। इन हमलों से अभी तक किसी हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि हमले वाले क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों को निकाल दिया गया है। वहीं हमले के बाद रूस के ततारस्तान रीजन की सरकार ने ऐलान किया है कि अगले 2 दिनों के लिए राज्य के सभी सामूहिक कार्यक्रम रद्द कर दिए जाएंगे। सरकार ने यह कदम सुरक्षा कारणों के मद्देनजर लिया है। इस फैसले से लग रहा है कि रूस यूक्रेन की हमला करने की शक्तियों को हल्के में नहीं ले रहा है और उसके आगे भी ऐसे हमलों का डर है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।